नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का 24 स्टडी वाला चैनल पर स्वागत है। आज मैं भौतिक विज्ञान में प्रकाश के टॉपिक को पढ़ाऊंगी। इसके पहले के जितने टॉपिक थे उसे मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज शुरू करते हैं प्रकाश, जिसमें पहला प्रश्न है, एक वस्तु को फोकस लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। इसमें ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन इसका है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। आगे है, अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस है। तो ये हो जाएगा अवतल लेंस। इसमें है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष होने का कारण आँख के लेंस की मोटाई का बढ़ जाना, जिससे लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूर दृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। तो यह हो जाएगा 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसमें है, इसे देख लीजिए, दूर दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है, जिससे पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 40 सेंटीमीटर पास की वस्तु को साफ देखने के लिए आवश्यक फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ये हो जाएगा 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v बराबर हो जाएगा 1/25 माइनस 1/40। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसमें है, अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो हो जाएगा व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। इसमें है, यदि कोई h ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है। तो कैसा दिखाई पड़ता है? अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, काला। कोई वस्तु उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह उत्सर्जित करती है। यदि वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो वह काली दिखाई देती है। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह काला दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग फिल्टर में अवशोषित हो जाता है। लाल, हरा, नीला मुख्य रंग है जिसके मिश्रण द्वारा अन्य रंग प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह हो जाएगा डी सही हो जाएगा, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अगला है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है तथा उत्तल लेंस आपतित प्रकाश को इकट्ठा करता है अर्थात अभिसारित करते हैं, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यदि उत्तल लेंस के उत्तरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु
उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो ये हो जाएगा बैगनी। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, जिसका मान 4×10⁻³ सेंटीमीटर 4×10⁻³ सेंटीमीटर होती है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, जिसका मान 7.5×10⁻⁵ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो ये हो जाएगा नीला प्रकाश। नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, जबकि लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा घटते क्रम में विग्योर है। बैगनी भी सबसे अधिक ऊर्जा, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल सबसे कम ऊर्जा वाला है और सबसे ज़्यादा कौन सा है? बैगनी अधिक ऊर्जा वाला है। अगला प्रश्न है, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे तो कौन से हो जाएंगे? इसमें शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला। सूर्य छतरी के लिए शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर की ओर काला रंग सर्वोत्तम होगा, क्योंकि सफ़ेद रंग सूर्य से आने वाली किरणों को पूर्णतः परावर्तित कर देगी, जिससे कम धूप का एहसास होगा। अगला प्रश्न है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? तो किसका होगा? ये हो जाएगा हीरा। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है। वायु का अपवर्तनांक 1.001, जल का 1.33, हीरा का 2.4 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई पड़ता है? तो ये हो जाएगा प्रकाश का बिखरने। क्या हो जाएगा? प्रकाश के बिखरने से। इसमें है हवा के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकाश का बिखरना के परिणाम स्वरूप स्वच्छ आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ता है। चूँकि प्रकीर्णन तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है और बैगनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, अतः उनका प्रकीर्णन अधिक होगा। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय किरणों को वायुमंडल में अधिक दूरी पार करनी पड़ती है, जिसके कारण प्रकाश की छोटी तरंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। केवल लाल रंग की न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण आगे बढ़ता है। इसी कारण सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है? तो ये हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है? तो ये हो जाएगा लाल। लाल रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से तेज गमन कर सकता है। लाल रंग का वेग सबसे अधिक है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, 7500 एंगस्ट्रॉम है। लाल रंग प्राथमिक रंग है और अपने रंग में उसे परावर्तित कर लेती है। जैसे लाल गुलाब को हरा शीशे के माध्यम से देखें तो वह काला दिखाई देता है। अगला है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उपयुक्त दर्पण होता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? तो इसमें अगला ऑप्शन भी है, इसमें आपका बी सही हो जाएगा।
देखते हैं अभी क्या है। यह है पानी द्वारा रोशनी का छितराव। क्या हो जाएगा? पानी द्वारा रोशनी का छितराव। इसमें है समुद्र की जल से नीला रंग का होने का कारण यह है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें समुद्र पर गिरती हैं, विशेषकर उस जगह पर जहां इसका जल गहरा और स्वच्छ होता है, तो वहां से परावर्तित होने के बाद इस प्रकाश में मौजूद 7 रंगों में से केवल नीला रंग ही हमारे आँखों तक पहुँचता है। यही कारण है कि समुद्र हमें नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। इसमें है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी वे सूक्ष्मदर्शी हैं जो दृश्य प्रकाश तथा लेंसों का प्रयोग कर छोटी वस्तुओं की बड़ी छवि बनाते हैं। मूलभूत प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी बहुत ही सरल युक्ति है जो रिजोल्यूशन या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के उद्देश्य से बनाए जाते हैं। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के पथ में एक यहाँ पे बताना है वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। तो क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। इसमें है जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देता है, जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है। जबकि किसी पारदर्शी माध्यम में हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। अगला है प्राथमिक रंग है। तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें हो जाएगा वे रंग जो किसी अन्य रंग के संयोग से नहीं बने होते हैं वे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्रकृति में 3 प्राथमिक रंग नीला, हरा, लाल पाए जाते हैं। अगला है मुख्य रंग कौन कौन से हैं? तो मुख्य रंग हो जाएगा लाल, हरा और नीला। इसकी व्याख्या ऊपर देख लिए हैं। अगला टॉपिक है विद्युत। इसमें हो जाएगा डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। तो ये हो जाएगा सी यांत्रिक को वैद्युत में। आगे इसमें है डायनमो एक वैज्ञानिक उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसका आविष्कार माइकल फैराडे ने किया था। डायनमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है विद्युत बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री कौन है? तो ये हो जाएगा टंगस्टन। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमसन एल्वा एडिसन ने किया था। इसमें कांच के खोखले गोले के अंदर टंगस्टन धातु का फिलामेंट तंतु होता है। इसमें धारा प्रवाहित करने पर यह अतितप्त 1650 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिससे वह प्रकाश उत्सर्जित करता है। टंगस्टन एक उच्च गलनांक 3422 डिग्री सेंटीग्रेड वाली धातु है, अतः इसका प्रयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो यह जाएगा ओम मीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। कुछ अन्य मापक यंत्र निम्न हैं। वोल्ट मीटर 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर। एमीटर तो विद्युत धारा को मापने का यंत्र। गैल्वेनोमीटर तो विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताना। अगला प्रश्न है विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो हो जाएगा पोटेंशियोमीटर। EMF का पूरा नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विद्युत वाहक बल है।
किसी परिपथ में दो खुले टर्मिनलों के बीच इकाई आवेश को प्रभावित में किए गए कार्य की मात्रा को उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है तथा विद्युत वाहक बल को मापने के लिए पोटेंशियोमीटर उपकरण का उपयोग किया जाता है। अगला है एसी को डीसी प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा रेक्टिफायर्स। क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर्स। रेक्टिफायर एक विद्युत उपकरण है जो एसी अल्टरनेटिव करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करता है। रेक्टिफायर वैक्यूम ट्यूब डायोड, पारा आर्क वाल्व, तांबे और सेलेनियम ऑक्साइड प्लेटों अर्धचालक डायोड आदि रूप में होते हैं। रेक्टिफायर के कई उपयोग होते हैं जैसे कि रेडियो सिग्नल के डिटेक्टर रेक्टिफायर के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है यदि टी में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश क्यू प्रभावित होता है, आगे है, तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा आई होगी। तो ये हो जाएगा आई बराबर क्यू बाई टी। विभवांतर के अधीन किसी विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एस आई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। अगला है 12 V के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 C आवेश को स्थानांतरित करने के लिए जाने वाले कार्य का मान क्या होगा? तो ये हो जाएगा 60 जूल। ये आपका सॉल्व है, इसे देख लीजिएगा। अगला है इसमें ये हो जाएगा V बराबर 12 वोल्ट दिया है, Q बराबर 5 कूलम, तो ये हो जाएगा W बराबर विभवांतर गुणे आवेश, तो W बराबर हो जाएगा 12 गुणे 5, तो 60 जूल हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक मोटर। विद्युत मोटर ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका उपयोग विद्युत पंखा, कपड़ा धोने की मशीन आदि में किया जाता है। विद्युत मोटर फैराडे के प्रेरण सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है परिवर्तक या ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। परिवर्तन ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका प्रमुख कार्य प्रत्यावर्ती वोल्टेज एसी को घटाने या बढ़ाने का होता है। मुख्यतः ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। पहला है पहला नहीं है, इसमें देख लेते हैं। हाँ, पहला है अपचायी ट्रांसफार्मर। इसका कार्य उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा को निम्न विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना तथा उच्चाई ट्रांसफार्मर इसका काम निम्न विभव को प्रत्यावर्ती धारा को उच्च विभव की प्रत्यावर्ती धारा में बदलना है। ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभवांतर के साथ कार्य कर सकता है, न कि दिष्ट या एक दिष्ट धारा के साथ। अगला है फ्यूज। एक विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट की सुरक्षा निम्नलिखित में से किससे करता है? तो ये हो जाएगा अति भारण। अगला है इसमें देख लेते हैं व्याख्या इसकी। विद्युत परिपथों की अतिभारण तथा लघुपथन से सुरक्षा के लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग होता है। फ्यूज तार का गलनांक बहुत कम होता है। इसे सदैव विद्युतमय तार से जोड़ा जाता है। अच्छे फ्यूज तार टीन के साथ सस्ते फ्यूज तार टीन एवं सीसा मिश्र धातु के बने होते हैं। नोट में है वर्तमान में फ्यूज तार के स्थान पर लघु परिपथ विक्षेप का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है
सर्किट में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। अमीटर यह एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग किसी विद्युत परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ की किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य उत्पन्न विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है। रिहोस्टैट यह एक चर परिवर्तित प्रतिरोध है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आती है? तो ये हो जाएगा संयोजक तार। संयोजक तार कनेक्टिंग वायर विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के काम आता है। अगला प्रश्न है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये हो जाएगा टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इसका तंतु या फिलामेंट टंगस्टन का बनाया जाता है क्योंकि इसका गलनांक उच्च 35 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए बल्ब के अंदर निर्वात कर दिया जाता है अथवा आर्गन या नाइट्रोजन भर दी जाती है। साधारण बल्ब विद्युत ऊर्जा का केवल 5 से 10% भाग ही प्रकाश में परिवर्तित कर पाता है। अगला प्रश्न है, चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है। तो क्या हो जाएगा विभवांतर के प्रत्यक्षतः आनुपातिक। आगे है इसमें इसका व्याख्या है, जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने धारा और विभवांतर के बीच संबंध की खोज की थी जिसे ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा चालक के सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, अर्थात धारा समानुपाती है विभवांतर के। तो V बराबर हो जाएगा IR, जहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अगला प्रश्न है, आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये हो जाएगा विद्युत स्थैतिक बल। आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। कूलाम नियम विद्युत आवेशों के बीच लगाने वाले स्थिर विद्युत बल्ब के बारे में नियम है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थैतिक विद्युत का मान उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा AC को एक दिश धारा DC में किसके प्रयोग के जरिए परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा डिस्टकारी, जिसे डिस्टकारी या रेक्टिफायर द्वारा। इसमें है डिस्टकारी या रिजुकारी या रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है जो आवर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट या AC को दिष्ट धारा DC में बदलने का कार्य करती है, अर्थात रेक्टिफायर AC से DC परिवर्तक है। डिस्टकारी बहुत उपयोगी है क्योंकि आजकल बहुत से उपकरण जैसे रेडियो, टीवी, माइक्रोवेव DC से चलते हैं, जबकि बाहर से उन्हें AC दी जाती है। अगला प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो हो जाएगा संचायक सेल द्वारा। संचायक सेल या सेकेंडरी सेल एक युक्ति है जो
रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। सामान्य उपयोग में आने वाली बैटरियां सेल दो प्रकार की होती हैं। पहला है लेड अम्ल संचायक सेल और दूसरा है क्षारीय संचायक सेल। अगला प्रश्न है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा डायनमो का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो ये हो जाएगा समुद्री जल। सी सही हो जाएगा। इसमें है समुद्री जल, साधारण जल, उबला हुआ जल, आश्वित जल में से सर्वोत्तम चालक है। समुद्री जल में विभिन्न प्रकार के लवण घुले रहते हैं जो कि विद्युत प्रवाहित करने पर धनायन और ऋणायन में टूटकर विद्युत के प्रवाह में मदद करते हैं। अगला है, किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर ही रोशनी का बढ़ना, यह किस स्थिति को दर्शाता है? तो ये हो जाएगा कमज़ोर बैटरी। जब बस की बैटरी कमज़ोर होती है तो लाइट को जलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं दे पाती है। इसलिए जब बस की चाल बढ़ती है तो डायनमो से उसे अधिक करंट मिलता है और रोशनी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वोल्टेज सेल होता है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सौर सेल। प्रकाश वोल्टेज सेल सौर सेल होता है। बहुसंख्यक प्रकाश वोल्टेज सेल मल्टी जंक्शन फोटो वोल्टेइक सेल ऐसे सौर सेल हैं जिनमें एक से अधिक पी-एन जंक्शन होते हैं जो अलग अलग अर्धचालक पदार्थों से बने होते हैं। अगला है, बताना कौन एक निष्क्रिय दो टर्मिनल का विद्युत घटक है जो सर्किट या परिपथ तत्व के रूप में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है? तो हो जाएगा प्रतिरोधक। एक प्रतिरोधक एक निष्क्रिय दो टर्मिनल विद्युत घटक है जो एक परिपथ में विद्युत प्रतिरोध लागू करता है। विद्युत परिपथों में प्रतिरोधकों का उपयोग विद्युत धारा प्रवाह को कम करने, संकेतों के स्तर को समायोजित करने, वोल्टेज को विभाजित करने में होता है। विद्युत परिपथ में विद्युत प्रतिरोध के रूप में कॉपर, निकिल, क्रोमियम मिश्र धातु, कार्बन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अगला है, यहाँ पे बताना है कि किस एक साधारण उपकरण है, कौन सी एक साधारण उपकरण है जिसका उपयोग इलेक्ट्रिकल सर्किट को वियोजित करने या इसे पूरा करने के लिए किया जाता है? तो क्या हो जाएगा? ये स्विच हो जाएगा। स्विच या कुंजी उस यांत्रिक युक्ति को कहते हैं जो किसी विद्युत परिपथ को इच्छा अनुसार जोड़ने या विलग करने के काम आती है। अगला प्रश्न है, पावर स्ट्रिप क्या है? तो इसका अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये रहा ऑप्शन, लेकिन इसमें आपका ए सही हो जाएगा जो था पावर स्ट्रिप एक विद्युत उपकरण है। इसमें देख लेते हैं, पावर स्ट्रिप एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग एक दीवार आउटलेट की क्षमता का विस्तार करने के लिए किया जाता है जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है। इसमें पैर से 0.3 मीटर से लेकर 10 मीटर तक का विस्तार कार्ड होता है जिसमें सॉकेट की संख्या 2 से लेकर 1 दर्जन या उससे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक परंतु ताप का सुचालक होता है? तो ये हो जाएगा अभ्रक। इसमें है अभ्रक पदार्थ बिजली का कुचालक है परंतु ताप का सुचालक है। कुचालक में विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। इनकी विद्युत चालकता 10 पे -10 -10 पर -22 ओम पे -1 सेंटीमीटर -1 कोटि की होती है। उदाहरण है, अधिकांश कार्बनिक ग्रेनाइट को छोड़कर तथा अकार्बनिक ठोस लकड़ी, कांच, अभ्रक आदि, जबकि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है वे धातुएं अच्छी चालक
सुचालक होती है, जैसे कॉपर, चांदी आदि। अगला है चुंबकत्व से प्रश्न। इसमें है विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है? तो ये हो जाएगा नरम लोहा से। नरम लोहा से विद्युत चुंबक तैयार किया जाता है। लोहे से बने चुंबक अस्थायी तथा इस्पात से बने चुंबक अस्थायी होते हैं। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें है इलेक्ट्रॉनिक्स संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाई कौन सी है? तो ये हो जाएगा ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाई है। पहला है ट्रांसमीटर या प्रेषित। इसमें ये होता है इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो एंटीना की मदद से रेडियो तरंगों को उत्पन्न करती है। दूसरा है ट्रांसमिशन चैनल, जिस माध्यमों द्वारा रेडियो तरंगों को प्रेषित किया जाता है। तीसरा है रिसीवर, रेडियो तरंगों को ग्रहण करने वाली युक्ति। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है? इसमें है अवांछित सिग्नल, जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। ये सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली में शोर का संदर्भ है कि अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। अगला है आधुनिक भौतिक। इससे प्रश्न है भूतापीय पूर्वेक्षण जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है? ये हो जाएगा स्कलम बर्गर। क्या हो जाएगा? स्कलम बर्गर साउंडिंग। भूतापीय पर्यवेक्षण जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में स्कलम बर्गर साउंडिंग का विस्तृत प्रयोग किया गया है। भूतापीय ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसे पृथ्वी में संग्रहित ताप से निकाला जाता है। यह भूतापीय ऊर्जा ग्रह के मूल गठन से, खनिज की रेडियोधर्मी क्षय से और सतह पर अवशोषित सौर ऊर्जा से उत्पन्न होती है। भूतापीय ऊर्जा प्रभावी, विश्वसनीय, टिकाऊ, संपोषणीय और पर्यावरण के अनुकूल होती है। अगला है 1980 के अंतिम वर्षों में भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त, विकसित तथा संशोधित प्रतिरोधक उपायों में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विकल्प को शामिल किया गया है? तो ये हो जाएगा TEM साउंडिंग। क्या हो जाएगा? TEM साउंडिंग। 1990 के अंतिम वर्षों से भूतापीय अन्वेषण में प्रयुक्त, विकसित तथा संशोधित प्रतिरोध उपायों में हाल ही में TEM साउंडिंग्स को शामिल किया गया है। क्षणिक विद्युत चुंबकीय TEM ध्वनि प्रौद्योगिकी प्रतिरोध क्षेत्रों का पता लगाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। भूमिगत परतों को विद्युत प्रतिरोधकता को कई 100 मीटर की गहराई तक TEM का प्रयोग कर के मापा जाता है। अगला प्रश्न है सापेक्षता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा। 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे आपेक्षिकता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, जिसके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा से संबंधित तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा प्रकाश का वेग c है, तो इस द्रव्यमान से संबंध ऊर्जा E बराबर mc² होती है। मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज
की थी? किसका? डायनामाइट की खोज की थी तथा चार्ल्स डार्विन ने विकास सिद्धांत का प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किसके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हो जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के नियम। इसमें है सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। उन्होंने प्रकाश ऊर्जा को छोटे छोटे बंडलों के रूप में माना जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। इन बंडलों को क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। इसे क्वांटा या फोटॉन कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा h बराबर प्लांक नियतांक है और म्यू विकिरण आवृत्ति के बराबर होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को उनके प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या के लिए सन 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आपेक्षिकता सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था? तो हो जाएगा अल्बर्ट आइंस्टीन ने। सामान्य आपेक्षिक सिद्धांत या सामान्य आपेक्षिकता सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, इसका प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1906 में मैक्स प्लॉक ने किया था, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव की विस्तृत व्याख्या आइंस्टीन तथा मिल्टन ने किया था, जिन्हें बाद में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे प्रकाश छोटे छोटे कणों से बनी होती है, जिसे फोटॉन कहते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो हो जाएगा यूरेनियम। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए रेडियो सक्रिय पदार्थ यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। जब इन विस्फोट पदार्थों पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। थोरियम एक ऐसा विखंडनीय पदार्थ है जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। थोरियम केरल, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान में पाया जाता है। भारत में थोरियम का भंडार 4.5 लाख टन है। अगला प्रश्न है, क्रॉम्पटन प्रभाव निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो हो जाएगा एक्स किरणों में। A.C. क्रॉम्पटन ने बताया कि इलेक्ट्रॉनों द्वारा प्रकीर्णन होने पर एक्स किरणों की आवृत्ति बदल जाती है, जिसके लिए उन्हें वर्ष 1928 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। आगे है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है। तो ये हो जाएगा अप्सरा। क्या हो जाएगा? अप्सरा। भारत और एशिया का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा 4 अगस्त 1956 VARC है। इस रिएक्टर का डिजाइन और निर्माण भारत ने यूनाइटेड किंगडम की मदद से किया। अगला टॉपिक है इसमें प्रमुख वैज्ञानिक आविष्कार। इसमें है एक्सरे की खोज किसने की थी? तो हो जाएगा W.K. राटजन। किसने? हो जाएगा W.K. राटजन ने। एक्स रे की खोज जर्मनी के भौतिक शास्त्री विल्हेल्म कॉनराड राटजन ने सन 1895 ईस्वी में की थी। एक्स-रे का प्रयोग टूटी हुई हड्डी की तस्वीर लेने में, रेडिएशन थेरेपी में तथा हवाई अड्डों की सुरक्षा द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारी पानी की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा यूरे ने। सन 1931 में यूरे ने भारी जल की खोज की थी। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए किया जाता है। भारत का पहला भारी जल संयंत्र नांगल,
जो पंजाब में है, सन 1962 में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो ये हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने वर्ष 1866 में किया था। अल्फ्रेड नोबेल स्वीडिश रसायनज्ञ तथा इंजीनियर थे। विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार इनके द्वारा स्थापित न्यास द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? तो ये हो जाएगा डायनामाइट का। अगला प्रश्न है, डायनमो की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा माइकल फैराडे। डायनमो या विद्युत जनित की खोज माइकल फैराडे ने की थी। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा माइकल फैराडे ने। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने की थी। यह चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यंत्र है, जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी के विद्युत वाहक बल या वोल्टता को कम या अधिक किया जाता है, या निम्न विभव की एसी को उच्च विभव की एसी में बदल सकती है। अगला है, किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रोलिसिस के नियम दिए हैं? तो ये हो जाएगा एम फैराडे ने। इलेक्ट्रोलिसिस का नियम एम फैराडे ने दिया। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया? तो ये हो जाएगा एडवर्ड टेलर ने। हाइड्रोजन बम का आविष्कार एडवर्ड टेलर ने किया था। यह नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अणु बम का आविष्कार ऑटो हान तथा एफ स्ट्रासमैन ने की थी। अगला है, गलत मिलान की पहचान करें। तो इसमें हो जाएगा ओमीटर। ज़ेकराइयस जेन्सेस। इसमें देख लेते हैं, कुछ प्रमुख आविष्कार तथा उनके आविष्कार निम्नवत हैं। तो इसमें है, एक तरफ खोज करता है और किस चीज़ का आविष्कार किए थे। तो इसमें पहला है लेविन एडिसन वाटरमैन। तो ये फाउंडेशन पेन का। इवान गेलिस्ता टारीसेली, ये बैरोमीटर का। एमिल रेनॉल्ड, तो ये हो जाएगा एनिमेशन का। जैकेरियस जैनसन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। जे.एल. बेयर्ड, ये टेलीविज़न का। और थॉमस अल्वा एडिसन, ये ग्रामोफोन। ग्राहम बेल टेलीफोन का। और माइकल फैराडे ट्रांसफार्मर का आविष्कार किए। इस प्रकार से स्पष्ट है कि जैकेरियस जैनसन ओमीटर नामक उपकरण के आविष्कारक नहीं है, बल्कि यह संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है, सही मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें हो जाएगा माइक्रोवेव ओवन, यह है पर्सी स्पेशल। ए वाला सही हो जाएगा। कुछ प्रमुख आविष्कारक या उपकरण तथा उनके आविष्कार या खोजकर्ता निम्न हैं। तो इसमें देख लेते हैं, माइक्रोवेव ओवन, तो ये किए थे पर्सी स्पेंसर। ट्रांसफार्मर का किए थे माइकल फैराडे। बैटरी का हो जाएगा एलेसेंड्रो वोल्टा। और वरियर कैलिपर का पियरे वरियर ने किए थे। डायनमो का माइकल फैराडे। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का नॉल एवं रस्का। थर्मोमीटर का डेनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। और रिवाल्वर का सैमुअल कोल्ट। और थर्मल फ्लास्क का डेवार किए थे। अगला है विविध से प्रश्न। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा विसरण।
विसरण प्राकृतिक जल विज्ञान हाइड्रोलॉजिकल अथवा जल चक्र का भाग नहीं है। विसरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाते हैं। विसरण एक अपरिवर्तनशील प्रक्रिया है जिसमें पदार्थों के स्वाभाविक बहाव के सांद्रण का अंतर कम होता रहता है। अगला प्रश्न है, जीवाणु के निराकरण के लिए जिस प्रकाश किरण का परख नली के अंदर वैकृत प्रयोगशाला में प्रयुक्त किया जाता है उसका नाम क्या है? तो ये हो जाएगा परावैंगनी विकिरण। परावैंगनी किरणों की खोज रिटर ने किया था। इनका उपयोग सेकाई करने, प्रकाश वैद्युत प्रवाह को उत्पन्न करके बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प क्लास 2 लीवर का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा व्हील बैरो। उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक में 3 बिंदु होते हैं। पहला है आलंब, इसमें है जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे आलंब कहते हैं। दूसरा है आयास, उत्तोलक का प्रयोग में लाने के लिए उस पर बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। तीसरा है भार, उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। उपयुक्त प्रश्न में दिए गए विकल्प में व्हील बैरो ठेला क्लास 2 लीवर द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलंब F तथा आयास E के बीच में भार W स्थित होता है। इस प्रकार के उत्तोलक या यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया था? तो यह हो जाएगा डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा। इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्राकृतिक और प्रायोगिक रूप से पहली बार डेविसन और जर्मर प्रयोग द्वारा सिद्ध किया गया था। अगला प्रश्न है, कण बोसोन नाम का संबंध किस नाम से है? तो अगला ऑप्शन भी देख लीजिए। 30 में आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। ये हो जाएगा SN बोस। क्या हो जाएगा? SN बोस हो जाएगा। इसमें है कण बोसोन का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है। सत्येंद्र नाथ बोस 1894 से 1974 प्रसिद्ध गणितज्ञ तथा भौतिक शास्त्री थे। अगला प्रश्न है, टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो हो जाएगा 4.76 सेंटीमीटर पर सेकेंड। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल 4.76 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा किसका है? तो हो जाएगा ताप विद्युत का। विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत का सर्वाधिक हिस्सा है। कुल विद्युत उत्पादन का 63.2% से हिस्सा ताप विद्युत द्वारा उत्पादित किया जाता है। जल विद्युत 12.6% तथा परमाणु ऊर्जा 1.9% होगा। अगला है, स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो हो जाएगा स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण। गाड़ी की स्टीयरिंग में फ्री प्लेट एक सामान्य समस्या में स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण स्टीयरिंग में फ्री प्ले की समस्या आ जाती है। फ्री प्ले का अर्थ है स्टीयरिंग घुमाने पर भी गाड़ी के मुड़ने में कोई प्रभाव न पड़े। अगला प्रश्न है, CT स्कैनिंग में उपयोग होता है तो किसका होता है? तो ये हो जाएगा एक्सरे। CT स्कैन या कम्प्यूटेड
टोमोग्राफी विशेष प्रकार का एक्सरे परीक्षण है जिसके द्वारा शरीर के अंदरूनी अंगों को देखा एवं रोगों का पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू निचोड़ने की मशीन कौन सी उत्तोलक की है? तो ये हो जाएगा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। नींबू निचोड़ने की मशीन द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है। इस प्रकार के उत्तोलकों में आलंब आयास बीच में भार होता है। इसका यांत्रिक लाभ शायद 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, स्टीफन हॉकिंग है एक, तो क्या है? ये एक वैज्ञानिक है। स्टीफन हॉकिंग ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इनको ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। स्टीफन हॉकिंग की प्रसिद्ध पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स है। क्या है? ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स। अगला यहाँ से आपका रसायन विज्ञान शुरू होता है। इसे मैं अगले टॉपिक में पढ़ाऊँगी। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।